हाँ जी। अच्छा डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अगर रिकॉल करें तो अकाउंटिंग की तरफ मूव करते हुए कि अकाउंटिंग है क्या है, हमने दो वर्ड्स को डिस्कस किया था। एक वर्ड था काउंट, COUNT, और सेकंड जो वर्ड था वो हमारे पास था अकाउंटिंग। तो था रिकॉल करवा दें, हमने ये बात की थी कि जैसे ये वर्ड हमारे पास आता है काउंट, तो काउंट के मीनिंग ये होते हैं हमारे पास कि किसी चीज़ों को शुमार करना, गिनना, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। जबकि जो हमारे पास यहाँ पर होता है ये अकाउंटिंग, वो हमने बात की थी कि हिसाब किताब रखना। और मज़ीद अगर थोड़ी सी बात कर लें तो हम ये बात भी इसकी कर रहे थे डिस्कस कि अकाउंटिंग जो है उसकी हिस्ट्री कैसे थी। तो वो हमने एग्जांपल ली थी ओल्ड एज टाइम से कि जिसमें बार्टर एक सिस्टम था, उस बार्टर सिस्टम में लोगों की ज़रूरियात बड़ी लिमिटेड थी और हिसाब किताब जो था वो मेंटेन इंसान या जो लोग थे वो खुद ही अपने कर लेते थे कि उसको क्या चीज़ें कितनी रिक्वायर्ड हैं। फिर हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे इंसान की ज़रूरियात बढ़ती गई, जैसा कि हमने उस दिन बात की थी कि बार्टर सिस्टम में कि उन्हें एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील करना पड़ा, तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना मुश्किल हो गया और लोगों को उन्होंने हायर करना शुरू किया। तो हमने एग्जांपल ली थी एक लेमैन अप्रोच की बेस पर कि एक बंदा था जिसके पास भैंस थी और वो आगे उसने जो था फर्दर अपनी कैटल्स को ऐड करता गया। तो आप रिकॉल कर सकते हैं लास्ट टाइम हमारा लेक्चर, उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग का जो अगर हिस्ट्री के परस्पेक्टिव में हम उसका व्यू देखें तो वो क्या था। आप वहाँ से प्लीज़ अगर कोई चीज़ मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें एड्रेस करने की ट्राई करूँगा। आज के सेशन में जो है हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कशन को अपने बढ़ाते हुए ये डिस्कस करेंगे कि एक तो जो बार्टर सिस्टम हमारा जो प्रीवियस बात की थी कि उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर बार्टर से करेंसी की तरफ कैसे आए, फिर उस करेंसी से आगे हम बिजनेस की तरफ मूव करेंगे और आगे देन अकाउंटिंग के जो आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर लेंगे। अच्छा, यहाँ ये बात डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है कि एक तो पैटर्न अप्रोच ये हो सकती है कि मैं डायरेक्टली जो अकाउंटिंग के बारे में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपके सामने रखना शुरू करूं या बोलना शुरू कर दूं, तो आप लोग उन स्टेटमेंट से जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है घबरा जाएंगे, आपको वो डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। तो बिफोर दैट मुझे जो ज़्यादा जो कह लीजिए कि आप लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंडेबल पोजीशन में लाने के लिए फील होता है, वो ये है कि वाई नॉट पहले मैं वर्ड्स क्लियर कर लूँ आप लोगों के साथ कि जो अकाउंटिंग में जो हम स्टेटमेंट्स यूज़ किया करेंगे, जो वर्ड्स अपने उसके अंदर यूज़ होने उनके अंदर उन्हें समझ लें पहले। फॉर एग्जांपल, अभी मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों में से किसी को आइडिया नहीं होगा कि ये एसेट्स क्या होते हैं, ये जो वर्ड बिजनेस है इसके मीनिंग क्या होते हैं। अच्छा, इसी तरह बिजनेस के साथ साथ एक वर्ड ट्रांजैक्शन का आ जाता है, वो क्या होते हैं। तो सो ऑन आगे डिफरेंट वर्ड यूज़ होते रहेंगे। आप लोगों ने डेबिट क्रेडिट सुने ही होंगे, या स्टेक होल्डर या स्टॉक होल्डर या इसी तरह यूजर्स होते हैं या डिसीजन मेकर्स होते हैं। जैसा कि आपके सामने ये स्लाइड पे भी शो हो रहा है यहाँ पर कि बिजनेस डिसीजंस, तो ये डिसीजंस किस तरह के हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी आपके सामने क्लियर नहीं है, तो मेरी कोशिश होगी कि पहले इन वर्ड्स को क्लियर कर लूँ, इनके मीनिंग समझा दूँ। तो जब तक ये समझ नहीं आएंगे आप लोगों को स्टेटमेंट समझ नहीं आनी, क्योंकि वर्ड से मिलकर ही स्टेटमेंट बननी है। तो दैट्स वाई मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आपके साथ पहले ये वर्ड्स क्लियर कर लूँ, फिर उन वर्ड्स को मिलाकर स्टेटमेंट बना लेंगे, फिर ये चीज़ें ग्रेजुअल आपके लिए ज़्यादा कह लीजिए कि समझने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा पहले आप लोग के साथ हमने डिस्कस की थी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, उसके साथ आगे हम बात कर लेते हैं कि जो बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम जैसा कि आप लोगों ने भी डिस्कस किया कि जिसमें चीज़ों के बदले चीज़ें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था विद अदर गुड्स। जैसा कि हम बात कर लें कि उसमें हमारे पास थे चावल, तो किसी को अगर गंदम चाहिए तो वो चावल लेकर ऐसा बंदा ढूंढता जिसके पास गंदम हो। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जिसके पास गंदम हो उसको चावल ना चाहिए हो, तो इसलिए ये प्रॉब्लम था एक बार्टर सिस्टम में। तो चूंकि हमने यही बात की कि गुड्स को गुड्स के साथ रिप्लेस करना है, तो प्रॉब्लम्स का फर्स्ट ये आ जाता है कि जो वांट्स होती थी, जो नीड होती थी, उनका कोइंसिडेंस होना ज़रूरी था कि जो काउंटर पार्टी है, जो अदर पर्सन है, उसको भी वही चीज़ चाहिए हो जो आपके पास पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉटन है,
और अगर सेकंड पर्सन को राइस चाहिए तो आप कॉटन देकर तो उससे वीट नहीं ले सकते। सेकंड पर्सन में जिसके पास वीट पड़ी हुई है, गंदम पड़ी हुई है, और उसको ज़रूरत है किसकी, राइस की, और आपके पास पड़ी हुई है कॉटन, तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम आता, ये फिर एक्सचेंज ना हो सकता। तो फिर क्या करना पड़ता कि आपको कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता कि जिसके पास वीट भी हो, और दूसरा उसके पास क्या है कि कॉटन की भी ज़रूरत हो उसको, वो वीट अपनी देना चाहता हो लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ कॉटन। तो ये एक प्रॉब्लम था। उसके अलावा और क्या हो सकता था जी, कि जो मेजरमेंट स्केल था वो कॉमन नहीं था। अब मेजरमेंट स्केल कॉमन कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम बात करें जी कितनी कॉटन के अगेंस्ट कितनी वीट ली जाए, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था कि जैसे उस वक्त तो ये 5 kg 10 kg इस तरह के स्केल जो मेजरमेंट वेइंग स्केल थे वो तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये बार्टर सिस्टम में जब भी आपको गुड्स को एक्सचेंज करना होता था तो आपके पास चूंकि कोई कॉमन स्केल नहीं होता था, कोई कॉमन मेजरमेंट कोई टूल उस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता था जैसे कि आज हमारे पास मेजरमेंट के टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए अब कॉटन को राइस के अगेंस्ट कितना दिया जाए, वीट के अगेंस्ट कितना दिया जाए, या कोई और आपको कमोडिटी चाहिए, कहीं से आपने कोई सर्विस लेनी है, कहीं से आपने कोई मेडिसिन लेनी है, फॉर एग्जांपल कोई हकीम है, कोई तबीब है, तो उससे अगर आपने कोई मेडिकेशन की फैसिलिटी लेनी है, सो ऑन, इस तरह की जो भी ज़रूरियात इंसान की हो सकती हैं, तो वो कितनी क्वांटिटी दी जाए या ली जाए, इस तरह का कोई स्केल एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक और प्रॉब्लम था। अच्छा, इसके अलावा जो था वो डिविजिबिलिटी नहीं थी चीज़ों की। फॉर एग्जांपल आपका मटन खाने का या बीफ खाने का दिल कर रहा है, तो अब किसी के पास अगर कह लीजिए कि उसके पास कोई अपना दुम्बा या कोई गाय है, तो वो, और दूसरे बंदे को चाहिए राइस, सॉरी उसके पास राइस है, तो आप ऐस और आपको राइस भी चाहिए, तो हो सकता है कि आप ऐसा बंदा, मैं रिपीट करता हूँ अपने एग्जाम्पल को, आपका दिल कर रहा है क्या चीज़ खाने को जी, आपका दिल कर रहा है बीफ खाने को सपोज, एक बंदा है उसके पास गाय खड़ी है और आपके पास राइस है, तो अब डेफिनेटली आपके पास राइस एक्सचेंज करने पड़ेंगे उस बंदे के साथ जिसके पास जो है वो कह ले गाय है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप राइस देकर उससे उससे पूरी की पूरी गाय ले आए और गाय को ज़िबा कर लें, या गाय का एक पार्ट, एक पाँव या कोई और ऐसा उसको कहें ये आज इतना मैं इसको कट करके खा लेता हूँ, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो या पूरे की पूरी गाय ज़िबा कर लेते, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरा महीना आप गाय का गोश्त ही खाते रहते। ज़ाहिर बात है सब्जियाँ खानी है, कुछ और चीज़ें भी खानी है, और बाकी जो चीज़ें थी वो स्टोर नहीं हो सकती थी। आपने आज तो गाय का गोश्त ज़िबा करके खा लिया, तो या बाकी जो था वो कुछ तकसीम भी कर दिया फिर भी बच गया, तो उसके बाद जो है वो स्टोर नहीं हो सकता था। तो जो स्टोरेज ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि वो स्टोरेज का एलिमेंट मिसिंग था, वो वहाँ पर था कि आप अपनी जो चीज़ें थी उनको स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता था। तो या तो ये है ना कि आप वहाँ पर कोई स्लॉटर हाउस खोल लेते, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते थे। अच्छा, तो ये इसके अलावा और भी बड़े प्रॉब्लम्स थे, जस्ट हाईलाइट करना था कि वाटर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी। अब इंसान है, ज़रा सोचिए, इंसान को जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेगा। जब वाटर सिस्टम में अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को, डिज़ायर को पूरा करने के लिए गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो जब इंसान ने ये देखा कि ये प्लस कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कर ली हैं और बाकी आपको आइडिया है, तो उन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने के लिए उन्होंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि हम क्या करें। तो फिर उन्हें कीमती पत्थर जो होते थे उस टाइम पे, वो उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया कि एक पत्थर उसको रख लिया कि स्पेसिफिक क्वांटिटी का होता था कि इसके अगेंस्ट इतना राइस ले लिया जाए, इतनी वीट ले ली जाए, इतनी कॉटन ले ली जाए, सो ऑन, जो जो नीड्स आपकी होती हैं या उस वक्त जो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ होती थी, बुनियादी ज़रूरियात होती थी, उनको पूरा करने के लिए वो ये कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको क्वेश्चन ये रेज होता है कि कीमती पत्थर जो थे इनकी तरफ फिर कैसे मूवमेंट हुई। तो इसके बारे में भी डिफरेंट स्टोरीज हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, उसमें से कोई एक दो स्टोरीज की वो कैसी हैं। एक स्टोरी तो उसके बारे में ये मशहूर है जी कि जो आपके सामने आपके साथ यहाँ पर जो कीमती पत्थर होते थे, वो कीमती पत्थर कुछ इस तरह से होते थे कि उनमें
घरों में सजावट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। मतलब इसको कुछ लोग ये कहते हैं कि एक फिशरमैन था, वो गया और उसको वहाँ पर जो है फिशरी के टाइम पर या मछली पकड़ते हुए जो समुद्र के किनारे पर कोई चमकता पत्थर नज़र आया। वो उसने चमकता पत्थर ले आया, उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने घर रख लिया। उसके कोई मेहमान आए, तो उस बंदे के जो मेहमान आए, उसने उस पत्थर को देखा और बड़ा पसंद किया, और उस बंदे ने जो है वो उस पत्थर को अपने मेहमान को तोहफे में दे दिया। इसी तरह फिर गया, एक और पत्थर मिला, और उससे एक रवाज, एक कह लीजिए कि ट्रेडिशन या ट्रेंड ये सेट हो गया कि ये जो कीमती पत्थर होते हैं इनको घरों में सजावट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, और लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो अब इससे क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन पत्थरों की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, और ये एक वैल्यूएबल जो स्टोन्स थे उनको लोगों ने ट्रेड ऑफ करना शुरू कर दिया विद देयर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के घर में पत्थर पड़ा हुआ है और आपको पसंद आया, आपने कहा मुझे पत्थर दे दें, अपने आप को बार्टर सिस्टम के टाइम पे ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पत्थर देते हैं, लेकिन मुझे तो राइस की ज़रूरत है, मुझे वीट चाहिए, या मुझे फ़िश चाहिए, या मुझे कोई और चीज़ चाहिए जो कि आपका कह लीजिए कि डिज़ायर करता किसी चीज़ को यूज़ करने का या यूटिलाइज करने का। तो वो आपको पत्थर के अगेंस्ट वो चीज़ प्रोवाइड कर देता, आप उसको पत्थर दे देते। तो इस तरह जो पत्थर के साथ जो है वो आपकी गुड्स जो है वो ट्रेड होना शुरू हो गई। अब पत्थर का ज़माना आपको सुना होगा, इस तरह से पत्थर का ज़माना शुरू हो गया जिसमें लोगों ने पत्थरों के अगेंस्ट, और कौन से पत्थर थे ये, यही जैसे हीरे जवाहरात थे, जैसे ये जमुर्द पत्थर या इस तरह से और कीमती पत्थर होते हैं, वो लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिए, जो चमकते हुए पत्थर थे। तो उस वक्त लोगों को तो नहीं पता था कि ये चमकते हुए पत्थरों के बाद में नाम हीरे कहलाएंगे, या सोना कहलाएगा, या चांदी कहलाएगा, या ये जो जमुर्द है, या और ऐसे जो भी कीमती हमारे पास पत्थर होते हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि आगे चलकर इनकी बहुत ज़्यादा कीमतें होंगी, या इनके नेम ये रखे जाएंगे। खैर, वो चमकते हुए थे और खूबसूरत लगते थे, तो लोगों ने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका नेकलेस के तौर पर या घर में सजावट के तौर पर तो यूज़ पहले से ही हो रहे थे, वो होता गया। तो खैर, पॉइंट ये है कि बार्टर सिस्टम से जो पत्थर का ज़माना है वो स्टार्ट हो गया। इस पत्थर के ज़माने में जो है वो लोगों ने फिर प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। वो प्रॉब्लम क्या था? अब ये सारी बात है, जो गंदम आपने बोई, गंदम बोकर आपने कीमती पत्थर ले लिए, घर रख लिए, आपने चावल काश्त किए और उसके अगेंस्ट पत्थर ले लिए, या जो भी आपका कारोबार था वो आप करते और इसके अगेंस्ट जो पत्थर थे वो अपने पास रख लेते और पत्थर घर में रखते। अब जरा सोचिए, इंसान है, इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जैसे रिलेटिव्स होते हैं, जैसे सफ़र करना है, या जैसे कोई और ऐसी ज़रूरत हो जिसकी वजह से आपको मूव करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह। अब कीमती पत्थर, इतने ज़्यादा कीमती पत्थरों को कैरी करना बहुत मुश्किल था। अब मतलब वाटर सिस्टम में देखिए ना, जैसे हम बात स्टोर की कर रहे थे कि जैसे पूरी की पूरी गंदम, आप कह लीजिए कि ढेर लगा हो गंदम का, अगर आपने कहीं जाना है तो पीछे उसको उसकी जो है केयर कौन करता? तो क्या आप पूरी की पूरी गंदम को कैरी करते? तो उससे बचने के लिए आप पत्थर के दौर में आ गए। तो पत्थर भी कितने ज़्यादा पत्थर होते और कितने भारी पत्थर होते, तो आप उसको कैरी करते, कैसे लेकर जाते, तो वो एक बड़ा मुश्किल होता। और दूसरा पॉइंट ये था कि वज़न के अलावा आप पत्थर जो थे वो उसको डिवाइड कितना करते, तो ये एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इस इन कीमती पत्थरों में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सोने की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी तो एक पत्थर पत्थर की ही एक किस्म है ना, वही तो पत्थर ही है ना। तो उन्होंने एक और धात, एक और मेटल जिसको हम सोना कहते हैं, उस तरफ चलना शुरू कर दिया। तो सोने के जो सिक्के हैं वो आगे जो है चलना शुरू हो गए। तो इंसान ने जो है वो सोने के सिक्कों को यूज़ करना शुरू कर दिया चीज़ों के बदले, कि जो लेन देन है वो चीज़ों का सोने के सिक्कों से करना शुरू कर दें। लेकिन सोने के सिक्कों में भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उसको डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, आपको छोटी चीज़ें चाहिए तो कितना डिवाइड किया जाए? आपको सपोज कर लीजिए, हम कहते हैं जी कि कोई सब्ज़ी चाहिए, तो भाई सोने के कितने सिक्के दिए जाएं, या सोने का अगर एक सिक्का है तो उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाए कि आप सब्ज़ी ले लें। आपको दूध चाहिए या आपने कोई और छोटी क्वांटिटी बाय करनी है, तो सोने का जो सिक्का है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाए, चूँकि एक स्पेसिफिक हद तक, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक तो जो है वो सोने का सिक्का डिवाइड हो सकता है, उससे ज़्यादा आगे उसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सोने के सिक्कों में भी प्रॉब्लम था। अब एक वक्त था कि जब
सोने के सिक्के बादशाहों के टाइम पे आपने शर्फिये दिनार वगैरह ऐसे वर्ड सुने होंगे, वो यूज होते रहे। तो दुनिया भर में जो है वो पहली दफा जो सोने के सिक्के थे, इनकी जगह पर जो करेंसी थी, जो पेपर था, वो यूज होना शुरू हुआ सोनारों की वजह से। अब सोने का सिक्का, चूंकि सोने का कारोबार कौन करते थे? सोनार करते थे। अब ये सोनार का पेशा भी कैसे बीच में आया, ये बताना भी जरूरी हो गया है। अब जब हमने कहा कि लोगों ने पत्थर के ज़माने से जो है वो सोने के सिक्कों को यूज़ करना शुरू किया, अब जब लोगों ने देखा कि हमारे पास एक हद तक जो सोने के सिक्के हैं वो ज़रूरत में रहते हैं, बाकी जो है वो हमारे पास सरप्लस में है, एक्स्ट्रा रहते हैं, या हमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो घर पीछे जो सोने के सिक्के पड़े हुए हैं उनको सफ़र में साथ लेकर जाना ज़रा महफूज नहीं है कि कहीं चोरी ना हो जाए, और पीछे घर खाली छोड़कर जाना वो भी महफूज नहीं थे। तो क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने सोने के सिक्के जो है वो हिफाजत के लिए भी, और अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते सफ़र के लिए, किसी और काम के लिए, तो वो फिर कुछ लोगों के पास अमानतन जो है वो रखवाना शुरू कर दिया। ये अमानत जिन लोगों के पास रखवाते थे उन्हें सोनार कहा गया, गोल्ड स्मिथ। उन सोनार ने जब मुख्तलिफ लोगों के पास जो उनके रिजर्व्स होते थे गोल्ड के, वो अपने पास रखना शुरू कर दिया, तो महसूस किया कि लोग बहुत सी टाइम तक बहुत ज़्यादा सोना ऐसा होता है जो यूज़ ही नहीं करते, वो उनके पास पड़ा रहता है। अब सोनार के पास जो गोल्ड मुख्तलिफ लोगों का पड़ा हुआ है वो सारी बातें यूज़ नहीं हो रहा, तो सोनारों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो सोना होता था इसको आगे उधार पर देना शुरू कर दिया। वो कैसे? अच्छा, उधार से पहले भी एक चीज़ ज़हन में आ रही है, वो समझानी ज़रूरी है, क्योंकि वो समझेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर से क्लियर हो जाएगा। तो सुनार के पास जो ये जब भी कोई लोग अपना सोना जमा करवाते थे, तो वो एक चमड़े का कोई पीस या एक कागज़ का जो टुकड़ा होता था, उस पे ये लिख कर कोई रसीद दे देते थे कि फ़लाँ बंदे ने इतना सोना मेरे पास रखवाया है, उसकी इमारत पड़ी हुई है। अब जब वो ये लिख कर देते थे तो वो रसीद कोई भी बंदा लेके आता, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को रसीद दी है कि मैंने सोनार होने के नाते से इतना सोना लिया, सोने के सिक्के लिए। अब वो जो रसीद थी मिस्टर ए के पास है, जो ये शो कर रही कि उसने सोना सोनार के पास प्लेस करवाया हुआ है। कल को ए को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या करता, वो चला जाता बी के पास, और बी को कहता जी मुझे चावल चाहिए या मुझे कोई और चीज़ चाहिए। तो वो बी से चावल लेता और कहता जी कि मेरा सोना फला सोनार के पास पड़ा है, ये उसकी रसीद है, तो ये अपने पास आप रख लें। तो चूंकि वो मल्टीपल जो रिसीट्स होती थी वो इशू करते थे सोनार एक क्वांटिटी के लिहाज से, सपोज अगर 10 सिक्के हैं तो 10 रसीदें इशू कर दी, 20 सिक्के हैं तो 20 रसीदें इशू कर दी। तो वो कहता जी एक सिक्के अगेंस्ट ये रसीद है, तो ये आप रख लें, अगर एक सिक्के का जितने भी चावल बनते थे। तो अब क्या करना शुरू कर दिया लोगों ने, उन रसीदों पे इसलिए यकीन करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके भी तो सिक्के इन्हीं सोनारों के पास होते थे, और उस पे सोनार की जो कह लीजिए कि मोहर लगी होती थी। तो इस तरह जो ये एक रसीद थी उसने एक तरह से करेंसी का काम करना शुरू कर दिया। तो सोनारों ने फिर क्या कर दिया, सोनारों ने फिर इसी तरह एक कारोबार के कमीशन आना शुरू हो गया, जब भी लोग रखते थे हिफाजत के लिए तो वो उसका मुआवजा लेते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया कि ये चूंकि सिक्के जो थे ये और लोगों को भी चाहिए थे, आगे ये देने भी शुरू कर दिए उधार पे, उस पर भी मुआवजा लेते थे। तो एक तरफ से लोगों से लेते और दूसरी तरफ लोगों को दे देते और इस पे अपना मुआवजा लेते, और साथ रसीदें इशू करते रहे। तो जो ये रसीदें इशू करते थे, इन रसीदों ने भी करेंसी का काम करना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को इस पे एतमाद था। ये रसीदें जो थी ये एक तरह से हम कह रहे हैं कि ये करेंसी का काम जो कर रही थी, ये अनऑफिशियल थी, ये पर्सनल या प्राइवेट कैपेसिटी में करेंसी का काम कर रही थी। ऑफिशियल तौर पर अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो वो हमें द ग्रेट किंग, जिसको कुबलाई खान के नाम से भी हिस्ट्री में लिखा हुआ नजर आता है या पढ़ा समझा जाता है, 1200 AD में, 1200 AD में कुबलाई खान ने क्या है कि अपने एरिया में चाइना में जो है वो एक सड़क बनवाई। उस सड़क का मुआवजा देने के लिए मजदूरों को उसने, जो भी ठेकेदार था उसको कहा जी कि मेरे पास ये सोने के सिक्के हैं और इतनी लंबी सड़क बनाई है, इतना ज़्यादा आपने काम किया है, तो एक तो ये है कि आप सोने के सिक्के ले जाओ, दूसरा ये है कि आपको मैं रसीदें दे देता हूँ जो ये शो करेंगी कि आपके इतने सोने के सिक्के मेरे पास जमा है।
तो जब भी आपको नेक्स्ट कभी ये सोने के सिक्के चाहिए होंगे तो आप मेरे पास ये रसीद लाकर और जो है ये सोने के सिक्के ले लीजिएगा। तो शुरू शुरू में उन्होंने चूंकि रसीदें काफ़ी इशू की थी, वो लेना शुरू कर दिए। तो बाद में वो जो थे ग्रेड किंग, उन्होंने कहा जी कि आप यही, चूंकि मेरी इस पे मोहर लगी हुई है, तो इसको कहीं भी आगे मेरी जो रियासत है, जो मेरा मुल्क है, या जो मेरी जो रियाया है, उसमें इसको जाकर शो करवाएंगे, उसको कबूल करेंगे। उसने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो मेरी रसीदें होंगी, लोग अपने सिक्के, कोई भी काम लेता लोगों को उस सिक्के देने की बजाय सिक्के अपने पास रखता और उसके अगेंस्ट जो है वो रसीदें इशू करता, और लोग उस पर यकीन करते कि बादशाह सलामत की उस पर मोहर लगी हुई, जिसे हम स्टैम्प कहते हैं। तो इसलिए वो जो सील थी, जो मोहर थी, वो स्टैम्प थी, वो उस बादशाह की तरफ से गारंटी थी कि इन बंदों ने मुझे इतनी सर्विस दी हुई है, तो ये मैंने इसको रसीद इशू की है, इसके अगेंस्ट आप इनको भी इतनी ही वर्थ की सर्विस या गुड्स या कमोडिटीज प्रोवाइड करते। तो ऑफिशियल स्टेट लेवल पे ये 1200 एडी मिलता है, जिसमें एक करेंसी जो है वो बाकायदा इस तरह से उसका आगाज हुआ, और बादशाह ने, जो ग्रेट किंग कुबलाई खान था, उसने इसको यूज करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आपको पता है कि यहाँ पर करेंसी की शेप चेंज होती रही। अब आजकल जो आपकी पॉकेट में करेंसी, उस पर भी देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। जो भी स्टेट होती है उसकी ज़मानत होती है। तो ये जैसे कुबलाई खान ने ज़मानत दी थी कि ये स्टेट में काम करेंगे गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, वैसे ही ये जो करेंसी आपकी पॉकेट में, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुई, यानी कि गारंटर इसके पीछे गवर्नमेंट है। और आपको ये भी आइडिया, कभी कोई सब्जेक्ट मिला तो हम उस पर डिटेल में बताएंगे कि जो करेंसी इशू होती है, इसके तरीक़ेकार क्या होते हैं, इसके बैक पे रिजर्व्स क्या होते हैं। इतना आपने ज़रूर सुना होगा, जो करेंसी इशू होती है इसके बैक पे गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं। तो शुरू में भी देखा जाए तो गोल्ड को ही बैक रिजर्व बनाकर ही इशू किया गया था। सिर्फ इतनी बात बताता चलूँ, क्योंकि हमारा कोर्स यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक बैंकिंग रिलेटेड होता तो हम ज़रूर यहाँ पे डिस्कशन आगे कैरी करते कि वो मेथड्स कौन से होते हैं, और जो उसके रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारे इसको डिस्कशन को समझने का मकसद ये था कि बार्टर सिस्टम से करेंसी की तरफ, और करेंसी जो है इसकी तरफ इमर्जेंस कैसे हुई है, ये समझना था, ताकि समझ आ सके कि जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और आगे वर्ल्ड ट्रांजैक्शन यूज़ करना है, उसमें इसका क्या रोल है। तो पॉइंट ये वाला जो डिस्कस कर रहे थे करेंसी का, कि करेंसी की बैक पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, और गोल्ड को जो है वो एज अ रिजर्व के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि गोल्ड आप कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में ले जाए, गोल्ड एक्सेप्टेबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक कंट्री की करेंसी आप दूसरे कंट्री में लेकर जाएं तो वो उस करेंसी को एक्सेप्ट ना करें, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई कंट्री एक्सेप्ट ना करे। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड देख लीजिए, आपका दिल तो करेगा कि इंटरनेशनली हर दुनिया में आपका रुपये चले, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर ये ट्रेड में ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इसी तरह जो कह लीजिए कि हम बात कर रहे थे, करेंसी कोई ऐसी हो सकती है जो दूसरे कंट्री में एक्सेप्टेबल ना हो। तो चूंकि वो दूसरे कंट्री में भी एक्सेप्टेबल ना हो, तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने साथ कैरी करें तो हर कंट्री में ये गोल्ड एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए कल को डिफ़ॉल्ट कर जाए जो गारंटी देने वाला बंदा है, तो बैकएंड पे कोई रिजर्व ऐसा होना चाहिए जो आप कहीं भी दूसरी जगह जाकर उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज दी हुई है, कोई कमोडिटी या कोई और सर्विस लेना चाहे, मिल सके, ताकि आपकी जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हुई हैं वो आपकी ज़ाया ना जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका क्लैरिटी करना कि ये चीज़ें मूव ऑन कैसे होती रही हैं। आजकल आपको आइडिया है कि ये हार्ड करेंसी जो कि आपके पास कैश की फॉर्म में है या कागज़ की फॉर्म में है, करेंसी नोट है, ये भी मर्ज हो रही है, चेंज हो रही है सॉफ्ट करेंसी में। जैसे बिटकॉइंस के नेम आपने सुने हुए, सो ऑन, ऐसे मल्टीपल करेंसीज आपको नज़र आती हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान को आती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए इंसान हमेशा जो है वो जिद्दत पसंद है, आसानी चाहता है, इसलिए चीज़ें ये चेंज होती रही हैं। पहले भी यही था कि सर्विसेज प्रोवाइड करके उसके अगेंस्ट सर्विसेज या गुड्स लेना, गुड्स प्रोवाइड करके गुड्स लेना। आज भी यही है, सर्विसेज प्रोवाइड करके आप कुछ ना कुछ गुड्स बाय करना चाहते हैं या कुछ सर्विसेज मजीद लेना चाहते हैं। बस उनकी नेचर चेंज हो गई है, उनकी कह लीजिए कि क्वांटिटी बढ़ गई है, उनका नंबर बढ़ गया है।
इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कह ली फैसिलिटेट हुआ है, उसकी लाइफ ज़रा आसान हुई है, इसलिए सर्विसेज की भी नेचर चेंज हो गई है, उनका नंबर बढ़ गया, और गुड्स की भी नेचर चेंज हो गई है और गुड्स का नंबर बढ़ गया। बाकी ये देखा जाए तो सिस्टम ये वही है जो कि पहले हुआ करता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि हमने ये जो बार्टर सिस्टम वगैरह डिस्कस किया है ये किस तरह से काम करता है, या इसका जो है वो कह लीजिए कि आगे यूज़ कैसे होता था। तो बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, कोई क्वेरी है, तो वो आप लोग अपना क्वेश्चन या क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर करना होगा मैं इनबॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। वॉइस नोट की फॉर्म में भी आप सेंड कर सकते हैं मुझे, और इस तरह जो है वो टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में भी आप अपनी क्वेरीज वगैरह जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह जी।